गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम oogenesis के बारे में पढ़ेंगे। इसे दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पार्ट 1 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ओवरी है और इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम oogenesis की प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी यानी कि अंडाशय की संरचना के बारे में समझते हैं, क्योंकि जो oogenesis की प्रोसेस होती है वो ओवरीज के अंदर होती है, इसलिए इसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से टेस्टिस में जर्मिनल एपिथेलियम की एक लेयर होती है, उसी प्रकार से इसमें भी जो एक जर्म लेयर पाई जाती है जिसे हम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं, और ये oogenesis की प्रोसेस के द्वारा ओवम का निर्माण करती है। तो इस oogenesis की प्रोसेस को समझने के लिए हमें स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी के बारे में समझना होगा। एक जो मादा जंतु होता है उसमें एक जोड़ी ओवरी या अंडाशय पाए जाते हैं। ये अंडाशय यूट्रस के द्वारा एक फैलोपियन ट्यूब होती है जिसके द्वारा ये यूट्रस से जुड़े होते हैं, और इनके ऊपर एक जर्मिनल लेयर का आवरण पाया जाता है। इस आवरण को वैसे दो भागों में बांटा जा सकता है, या ये एक द्विस्तरीय खोल होता है जिसमें जो बाहरी आवरण होता है उसे पेरिटोनियम तथा जो आंतरिक आवरण होता है वह ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहलाता है। जर्मिनल एपिथेलियम का जो ये एक आवरण होता है, इसकी कोशिकाएं घनाकार उपकला कोशिकाओं की बनी होती है, और अंडाशय का जो शेष भाग होता है वो संयोजी उत्तक का बना होता है। तो इस अंडाशय की जो जनन कोशिकाएं होती है और ये जो संयोजी उत्तक होता है, ये भाग स्ट्रोमा कहलाता है। जैसा कि हम इस चित्र में देखते हैं कि इसमें संयोजी उत्तक के साथ साथ इसमें रक्त कोशिकाएं, तंत्रिका तंतु, लसिका कोशिकाएं, ये सभी उपस्थित होती है। इसके साथ ही साथ इनमें कुछ ओवेरियन फॉलिकल्स भी पाई जाती है, जो कि डेवलपमेंट की विभिन्न स्टेजेस में यहाँ प्रेजेंट होती है, और ये जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाओं के द्वारा बनी होती है। प्रारंभ में प्रत्येक अंडाणु छोटी छोटी जर्मिनल सेल्स या उगोनिया का एक छोटा समूह होता है, जो कि जनन उपकला से पृथक होकर जब ये स्ट्रोमा के अंदर धंसती है तो धीरे धीरे इसका जो साइज होता है वो बढ़ने लगता है, और अब ये जो डेवलपिंग एग है इसे हम डेवलपिंग oocyte कहते हैं। अब समूह की अन्य छोटी कोशिकाएं अंड कोशिकाओं को जब घेर कर उसके चारों तरफ एक आवरण बना लेती है, तो इन कोशिकाओं को अब हम फॉलिक्यूलर सेल्स कहते हैं, और ये समूह जो होता है, इस संपूर्ण समूह को अब हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका अध्ययन करने पे हम पाते हैं कि एक जो ओवरी होती है उसके अंदर ये विभिन्न संरचनाएं यहाँ पर उपस्थित होती है। विभिन्न स्टेजेस के अंदर ओवेरियन फॉलिकल्स पाई जाती है, जिसमें से कुछ मैच्योर फॉलिकल्स भी होते हैं जिन्हें ग्रेफियन फॉलिकल्स कहते हैं। प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स यहाँ उपस्थित है, प्राइमरी फॉलिकल्स यहाँ उपस्थित है। बहुत सारी जो सेल्स होती है जो इनके चारों तरफ पाई जाती है वो यहाँ पर ठीका सेल्स कहलाती है, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज, ये सारी संरचनाएं हम इसके अंदर देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो एक मैच्योर ओवम होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके स्ट्रक्चर का अध्ययन करने के लिए हम देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं यहाँ पाई जाती है। तो इसके आगे विकास में हम देखते हैं कि जब पुटिकीय कोशिकाएं जो होती है, ये इस डेवलपिंग जो एग होता है इसको ये धीरे धीरे न्यूट्रिशन पहुंचाती रहती है, और इन कोशिकाओं में जब निरंतर विभाजन होता रहता है उसके बाद इसके चारों ओर एक आवरण बन जाता है कोशिकाओं को का, जिस आवरण को मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा कहते हैं। ये स्ट्रक्चर है एक मैच्योर फॉलिकल का है, जिसके अंदर ये जो मेम्ब्रेन है वो पाई जाती है। फॉलिकल जो होती है वो ओवम
में भी वृद्धि करती है और साथ ही इसमें oogenesis जो होता है अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ये अंडाणु या ओवम में परिवर्तित होने लगता है। किस तरह से यहाँ पर एक जो ग्रेफिन फॉलिकल होता है या मैच्योर ओवम होता है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, इसमें क्या होता है कि फॉलिकल कोशिकाओं में जो विभाजन होता है तो उससे जो फॉलिकुलर सेल्स होती है वो अब यहाँ पे धीरे धीरे साइज उसका यहाँ बड़ा होने लग जाता है और जो ये मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा होती है इनके बीच में एक तरह का रिक्त स्थान बनने लगता है जिसे फॉलिकुलर स्पेस कहते हैं। फॉलिकुलर स्पेस में एक तरल भरा होता है जिसे फॉलिकुलर फ्लूइड कहते हैं। इस फॉलिकल में जब मैच्योरेशन फेज आती है तब कुछ पुटिका कोशिकाएं जो होती है इस ओवम के चारों ओर स्थित होती है और ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की कोशिकाओं से जुड़ जाती है। तो अतः इस ओवम में इसमें द्रव भरी जो पुटिका होती है इसमें एक व्रंत के द्वारा ये इससे जुड़ी रहती है। इस संरचना को डिस्कस प्रोलीजिरस कहा जाता है। पुटिका कोशिका का स्तर जो कि अंडाणु के चारों ओर उपस्थित होता है उसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। कोरोना रेडिएटा के ठीक नीचे अंडाणु के चारों ओर एक अन्य पारदर्शक स्तर पाया जाता है जो कि जोना पेल्यूसिडा कहलाता है। इस अवस्था में पुटिका अपने परिमाण की ये चरम अवस्था पे पहुंच जाती है और इसे हम एक मैच्योर फॉलिकल कहते हैं। इस मैच्योर फॉलिकल को ग्रेफिन फॉलिकल भी कहा जाता है और अंडजनन एवं ग्रेफिन फॉलिकल का निर्माण पिट्यूटरी और FSH हार्मोन जो होता है उसके उत्तेजन पर होता है। वृद्धि अवस्था की पुटिकाओं की जो कोशिकाएं होती है वो मादा हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करती है और एस्ट्रोजन मादा के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनका यहाँ वो रेगुलेशन करते हैं। ग्रेफिन फॉलिकल अंडाशय के आवरण के निकट जब ये पहुंचकर रप्चर हो जाती है तो इसमें से ओवम बाहर निकल जाता है और ये देह गुहा में आ जाता है। ग्रेफिन फॉलिकल से अंडाणु के बाहर आने की जो ये क्रिया होती है इसे ओव्यूलेशन कहा जाता है। जो ये ग्रेफिन फॉलिकल होती है ये नष्ट नहीं होती है लेकिन इनसे ओवुलेशन के बाद एक प्रकार से एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। अंडाणु के बाहर निकल आने पर जो फॉलिकल का फटा हुआ भाग होता है वो बंद हो जाता है और फॉलिकल की जो कैविटी होती है उसमें रक्त जमा होकर एक प्रकार से क्लॉट बन जाता है। इसी क्लॉट या थक्के के चारों ओर मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की सभी कोशिकाएं जो होती है लगभग सभी कोशिकाएं ल्यूटिन सेल्स में बदल जाती है और ल्यूटिन कोशिकाएं परिणाम में बड़ी एवं गोलाकार होकर प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। प्रोजेस्टेरोन विकास काल में भ्रूण और मादा के संबंध का ये नियमन करता है अर्थात ये गर्भावस्था को भी बनाए रखता है। और यहाँ पर ये बात उल्लेखनीय है कि ओवुलेशन और कॉर्पस ल्यूटियम के निर्माण की जो क्रिया होती है उसका नियमन पीयूष ग्रंथि का के जो भाग होता है उसका अग्रभाग होता है उसके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा उसका यहाँ पर रेगुलेशन किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम में हमने ये देखा कि जो ओवम होता है वो वास्तव में एक बड़े परिमाण की और पीतक युक्त कोशिका होती है क्योंकि इसमें वे सभी ऑर्गेनेल्स उपस्थित होते हैं जो कि एक सामान्य कोशिका में पाए जाते हैं। लेकिन अंडाणु जो होता है वो उसमें पीतक की मात्रा तुलनात्मक मात्रा में यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। तो इस प्रकार से आज हमने इसमें ओवरी यानी कि अंडाशय और जो ओवम होता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ हमने पढ़ा। और अब हम कुछ जो ओवरीज है अंडाशय है उसके कुछ फंक्शंस के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि जो अंडाशय है वो मेनली 3 इम्पॉर्टेंट कार्य करती है जिसमें से फर्स्ट है कि दे शेल्टर एंड प्रोटेक्ट द एग्स।
एंड सेकेंड इज़ द ओवरीज प्रोड्यूस फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, जिसके बारे में अभी हमने यहाँ पर चर्चा की है। ये हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, और कुछ हार्मोन जो कि रिलैक्सिन और इनहिबिन है, ये भी यहाँ पर अंडाशय के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। थर्ड जो इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है कि ओवरीज रिलीज 1 एग और समटाइम मोर ईच menstrual cycle, and this process is called ovulation. And inside each ovary there are follicle, and inside of each follicle is a dormant egg. So this is all about my today's lecture. Thank you.